हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आए। तो फाइनली हमारा जो चैप्टर है जो चल रहा था वो आज हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया दोस्तों इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट। यानी कि जो भी डिजास्टर्स होते हैं, आपको पता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर। ये क्या होता है, कैसे हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या होते हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स में आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में, अगर आप लोग का सामना कभी ऐसे डिजास्टर से होता है तो वो सब क्या चीज है वो आपको ध्यान से सुनना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टॉपिक का नाम ये है डिजास्टर मैनेजमेंट। वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर। हमारे लाइफ में हमने बहुत सारे डिजास्टर देखे हैं, बहुत सारे डिजास्टर सुने होंगे। तो ये जो डिजास्टर है इसका सबसे बेसिक मीनिंग क्या होता है। देखो, डिजास्टर एक ऐसा चीज होता है कि अगर वो होता है तो जितने भी लाइफ होती है, चाहे हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, चाहे बात करें एनिमल्स की, इनकी जान को खतरा हो जाता है। या फिर कुछ जो प्रॉपर्टीज होती है यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज, पर्सनल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब डिजास्टर्स क्या होते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। एक होता है मैन मेड डिजास्टर यानी कि इंसानों का बनाया हुआ डिजास्टर, दूसरा होता है नेचुरल। मैन मेड डिजास्टर बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, लेकिन नेचुरल डिजास्टर अक्सर होते रहते हैं। अब ये नेचुरल डिजास्टर होता क्या है, जैसे कि आपने बहुत सारी चीजों का नाम सुना है। अर्थक्वेक आ गया यानी कि भूकंप आ गया, तूफान आ गया, स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान आ गया, साइक्लोन जिसको बोलते हैं, सुनामी आ जाता है, ठीक है ना, लैंडस्लाइड हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक हो जाती है। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो कि अक्सर होते रहते हैं आए दिनों में, और आपने सुना भी होगा। और इसके वजह से इंसानों की जो जान है वो चली जाती है, साथ में जानवर को भी प्रभाव पड़ता है, प्लांट्स के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन साथ में जो पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड जो पर्सनल प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग्स वगैरह जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरा, जैसे ये पहला मैंने बताया आपको, और ये सब चीज आपको पता है पहले से, इसके लिए मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। ये बहुत सारी चीज आपने बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, 7th में 8th में आपने पढ़ा होगा। दूसरा जो टाइप का डिजास्टर है मैनमेड डिजास्टर। मैनमेड डिजास्टर क्या हो सकता है, जो इंसान की गलती के द्वारा या फिर इंसान ने किया हुआ जानबूझ के कोई डिजास्टर हो, जैसे कि बॉम्ब फोड़ देना। बहुत सारे टेररिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, बॉम्ब लेके आते हैं, बॉम्ब फोड़ देते हैं, ठीक है ना, शूटिंग कर देते हैं, यानी कि लाइक आतंकवादी हमला हो गया। ये सभी चीज क्या होता है, मैनमेड जाता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एक और चीज है मैनमेड में, फॉरेस्ट फायर। अब जंगल की आग जो लगती है एक नेचुरल तरीके से भी लगती है और एक जानबूझ के लगाई जाती है, ठीक है ना, कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। तो फॉरेस्ट फायर, आग लगना, बॉम्ब फोड़ना, एक्सीडेंट्स हो गया, ये सभी चीज क्या होते हैं, मैनमेड डिजास्टर के अंदर आते हैं। क्लियर है। तो ये दो टाइप के मेन डिजास्टर था। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और मैनमेड में आपको और भी बहुत सारे देखने मिल जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, जैसे कि आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत सारे अलग अलग चीजों में। तो कुछ प्रोटेस्ट ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी होते हैं, दंगे कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें मारामारी हो जाता है, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है, आपस में लोग जो है मॉब लिंचिंग कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने मिलती है। करेक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया। अब लेकिन ये जो डिजास्टर होता है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये डिजास्टर्स कहीं देखने मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फर्स्ट एड। यानी कि कभी भी अगर कोई डिजास्टर होगा यानी कि चोट लगना निश्चित है, ठीक है ना। कभी कोई डिजास्टर हुआ, चाहे नेचुरल तरीके से हुआ, मैनमेड तरीके से हुआ, दोनों में आपको चोट लग सकती है, आपको जख्म हो सकता है, इंजरीज हो सकती है। तो इसको क्योर करना आना चाहिए। तो क्योर कैसे करते हैं, फर्स्ट एड। तो आपको पता है एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ठीक है। एंड फर्स्ट एड बॉक्स में बात करें, कुछ बेसिक चीजें होती है, जैसे कि डेटॉल होता है। डेटॉल क्या होता है, आपका एंटीसेप्टिक होती है। फिर बैंडेजेस होते हैं, ठीक है ना, बैंडेजेस हो गए। फिर आपके ड्रेसिंग क्लोथ होते हैं, ड्रेसिंग जो आपके पट्टी वगैरह बांधते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। टिंचर पाउडर होता है, आयोडीन पाउडर होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर कुछ इंसान आपको ऐसे दिखते हैं, अगर आप डिजास्टर से गूंज रहे हो, यानी कि कहीं आसपास आपके डिजास्टर हुआ, हो सकता है चलो भूकंप आ गया तो लोग कुछ फंसे हुए हैं, उनको चोट लगी है, तो आपको क्या करना है, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। फर्स्ट एड प्रोवाइड करने से ये होता है फ्रेंड्स कि बेसिकली आप जब भी फर्स्ट एड प्रोवाइड करोगे तो चांसेस जो होता है उनके वो इंजरी का बढ़ने का वो कम हो जाता है। जैसे कि अगर चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रही है, तो वो टाइम पे आपने अगर उसको पट्टी वट्टी बांध दिया, बैंडेड लगा दिया, वो सब लगा दिया, तो जो खून रुकना था वो बंद हो जाएगा और उसका ब्लड लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर उसको वैसे ही इग्नोर किया गया, उसका खून बह जा रहा है, बहुत ज्यादा चोट है, तो वो हो सकता है हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका इतना ब्लड लॉस हो जाए कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो ये सब चीज भी आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट एड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एंड आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में किस प्रकार फर्स्ट एड देते हैं। और ये सभी चीज आपको सीख के भी लेना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें पता होना चाहिए कि एक बैंडेड कैसे लगाते हैं, आप कोई भी इंजरी पे कैसे ड्रेसिंग लगा सकते हो, पाउडर कैसे इस्तेमाल करते हैं, और वो ब्लीडिंग को कैसे स्टॉप किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी चीजें हमें देखने मिलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही फर्स्ट एड की अगर बात करें, उसके कुछ प्रिंसिपल होते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल की अगर बात किया जाए
ये जो फर्स्ट एड होता है इसका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, ये नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग ए बी एंड सी, ये इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक प्रिंसिपल, एबीसी नाम से आप उसको पहचानोगे। सबसे पहला है ए, तो ए की अगर हम बात करें जिसको हम लोग बोलते हैं एयरवे। एयरवे का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है डिजास्टर में, कुछ लोग जो है लाइक बिल्डिंग के नीचे दफन हो जाते हैं या फिर दब जाते हैं, कहीं उनको तकलीफ हो गई है, इंजरी हो गई है, तो क्या होता है उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आपने देखा होगा जैसे हम लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं उनको, तो सबसे पहले उनको ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है सिलेंडर से कनेक्ट करके, ताकि उनको ऑक्सीजन लेने में आसानी हो। लेकिन अगर आसपास जो है हॉस्पिटल नहीं है, दूर है और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो क्या कर सकते हो आप, कहीं से फटाफट से तो ऑक्सीजन मास्क नहीं ला पाओगे। तो वो केस में क्या करना है, वो इंसान को इस तरह से बिठाना है या फिर उसको लिटाना है कि ऑक्सीजन का लेवल उस तक पहुंच सके। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं एयरवे। एयरवे यानी कि जो हवा का पैसेज है, जो हवा का वे है, उसको इस तरह से कर दो। एंड उसको कैसे बिठाना है, उसका जो हेल्ड है वो बैकवर्ड की तरफ, यानी कि जो सर है उसका पीछे की तरफ वो लेटा दो। तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो इस प्रकार उसके नाक में अच्छे से पहुंच पाएगा। ठीक है, क्योंकि हवा जो होता है हमारा, ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के नीचे में ही प्रेजेंट रहता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस, अगर वो बैकवर्ड हेड पोजीशन पे अगर वो लेटा हुआ है तो उसको सबसे ज्यादा अच्छा एयर पैसेज मिल सकता है, एयर वे मिल सकता है। ये तो हो गया सबसे पहली बात। सेकंड वे हम लोग बात करेंगे होता है ब्रीदिंग। ठीक है ना, ब्रीदिंग क्या होता है, बी फॉर, ए फॉर एयरवे था, बी फॉर ब्रीदिंग हो जाएगा। तो ब्रीदिंग क्या होता है, सांस लेना है, सांस छोड़ना। ठीक है, तो वो इंसान को अगर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसका ब्रीदिंग स्टॉप हो गया तो उसको सबसे पहले क्या करना है, आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, आपने बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि कभी कभी इंसान की जो है सांस रुक जाती है, लेकिन सांस रुकने के बाद भी इंसान कुछ मिनट तक जिंदा रहता है, उसकी हार्ट जो है चलती रहती है जब तक वो जिंदा रहता है। तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, उसको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है, क्योंकि आसपास हॉस्पिटल नहीं है तो आप उसको ऑक्सीजन मास्क देके वो झटका नहीं दे सकते। तो आपको ये देना है कि अगर उसकी सांस नहीं आ रही है तो आपको अपने मुंह से उसके मुंह में क्या करना है, ऑक्सीजन को ब्लो करना है। ठीक है, लेट सपोज उसका ये मुंह है, ठीक है, और आप अपने मुंह से उसके अंदर ऑक्सीजन को, आप क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन उसके अंदर ब्लो करो। ठीक है ना, आप ब्लो करोगे तो ऑक्सीजन उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और वो उसके अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा एंड धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन को अंदर ब्लो करोगे एंड पूरा कोशिश करना कि उसके ऑक्सीजन मिल सके। एंड जब ऐसा हो जाएगा तो उसकी जो सांस लेने की जो टेक्निक है, यानी कि जो ब्रीदिंग है, वो वापस से रीगेन हो सकती है और वो इंसान फिर से लाइक जिंदा हो सकता है। लाइक मरा तो था ही नहीं, लेकिन जिंदा मतलब उसकी सांसें फिर से चलने लग सकती है, मतलब ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम था उसका वो क्लियर हो जाएगा एंड बाद में फटाफट जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटलाइज आप कर सकते हो। तो ये तो हमारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं माउथ टू माउथ रेस्क्यूटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, माउथ टू माउथ रेस्क्यूटेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग माउथ से माउथ ऑक्सीजन देना बोलते हैं। क्लियर है, जान बचाने के लिए हमें ये सब चीज भी करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जान है तो जहान है, वी नो दैट। एंड थर्ड जो है हम लोग का सी, यानी कि आपका तीसरा जो पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कभी कभी ये होता है कि ब्रीदिंग वगैरह स्टॉप हो गया तो चलो हमने माउथ टू माउथ दे दिया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, रेस्पिरेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना है, उसका जो चेस्ट होता है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसा प्रेस जैसे होता है और उसको क्या करते हैं, झटका देते हैं उससे। ठीक है ना, अब वो झटका उसको दे रहे हैं हम लोग, तो क्या करता है वो चेस्ट पे एक झटका आ रहा है, यानी कि हार्ट जो है उस पर एक झटका आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शनिंग दोबारा से चालू कर सके। तो आपके पास तो वो मशीन है नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल अगर दूर है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप माउथ से माउथ तो सबसे पहले उसको ऑक्सीजन दे दो एंड उसके बाद उसके चेस्ट के ऊपर जोर जोर से प्रेस करो। मतलब इतना भी जोर से नहीं प्रेस करना है कि बेचारे का वैसे ही हालत खराब हो जाए, तो आपको एक जेंटल प्रेस करना है, धीरे ऐसा प्रेस करना है, और जैसे आप प्रेस करोगे तो हो सकता है जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक प्रेशर आए एंड वो प्रेशर की वजह से वो हार्ट जो है फिर से धड़कना चालू करे और अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग करना है वो अपना चालू कर सके। ठीक है, तो अल्टरनेटली आपको 15 बार लगभग ये सब चीज करके देखना है, 15 बार धीरे धीरे जेंटल स्लोप आपको देना है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सीपीआर बोलते हैं। ये जो चीज है ना सर्कुलेशन को, जो मैंने बोला, ये जो टेक्निक है ऑक्सीजन माउथ टू माउथ देने के बाद आपको धीरे धीरे जेंटल प्रेस करना है लगभग 15 बार एंड धीरे धीरे कोशिश करना है उसको ऑक्सीजन बीच बीच में देते रहो। एंड ये टेक्निक जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सीपीआर, जिसका नाम है दोस्तों कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन। तो अगर कभी ऐसा हुआ कोई इंसान वहां पे पड़ा हुआ है, उसकी सांसें नहीं चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मर गया, तो आप ये चीज करके देख सकते हो सकता है भगवान ने चाहा तो उसकी जो सांसें हैं वो वापस से आ जाएगी, दिल फिर से धड़कने लगेगा। तो ये कुछ ही समय तक होता है, हमेशा नहीं होता, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो, जिसको हम लोग कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। अब कुछ और टेक्निक है, जैसे कि फर्स्ट एड हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो अगर बाई चांस कुछ डिजास्टर ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आपका ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है ना, खून बहुत ज्यादा बह रहा है, तो आपको वो केस में क्या करना चाहिए, जब ज्यादा ब्लीडिंग होता है तो वहां पे सबसे पहले जहां पे भी ब्लीडिंग हो रहा है वहां पे उसको साफ पानी से उसको धो एंड साफ कपड़े से उसको टाइट बांधो, हो सकता है कि आपका जो ब्लीडिंग है वो वहां पे स्टॉप हो जाए। तो ये चीज आप करके देख सकते हो, प्रेस कर
थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करोगे तो ब्लड स्टॉप हो जाएगा। फिर अगर फ्रैक्चर है या फिर वर्टिबल कॉलम यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है उस पर अगर चोट आई है तो सबसे पहले उसको प्रॉपरली हिलाना ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर ज़्यादा मूवमेंट होगा तो वो बंदे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। तो सबसे पहले उसको प्रॉपर तरीके से लिटाना है, एक कंफर्ट पोजीशन में बिठाना है ताकि वो चीज़ इमोबलाइज हो सके, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं ना, ज़्यादा हिले नहीं, ज़्यादा हिलेगा तो तकलीफ ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ देखना है, उसको प्रॉपर तरीके से बिठाना है या फिर लिटाना है और उसको स्ट्रेचर की हेल्प से उसको हॉस्पिटलाइज जितना जल्दी हो सके उतना करना है। एंड अगर गलती से कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं, आग वेग लग गया, बर्न हो गया यानी कि जल गया, अगर कोई इंसान पूरा जल गया है, आधा जल गया है, जहां पे भी जल गया है, तो सबसे पहले जहां पे भी वो जला है उसको, वो एरिया को सबसे पहले ठंडे पानी से आपको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा ताकि जो इरिटेशन है और जलन है वो कम हो सके। तो थोड़ा सा क्लीन करने के बाद उसके ऊपर आप नॉर्मली जो है एक तरीके से ठंडा क्लॉथ रख सकते हो एंड जितना जल्दी हो सके आपको ऑइंटमेंट या फिर जो भी हॉस्पिटलाइज है वो आप कर सकते हो। एंड ये कम से कम आपको 10 मिनट तक करना है, जिसके वजह से उसका जो जलन होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक जो है वो आप फॉलो कर सकते हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एड में। ये सब कैटेगरीज में आ जाता है, क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ करते हो ना दोस्तों, हो सकता है सामने वाले इंसान की जान बच जाए और उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, मैं जिंदा बच सकता हूँ। ये सब टेक्निक जो है डिजास्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और एक टेक्निक है जिसको हम लोग फर्स्ट एड में ही इंक्लूड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइस ट्रीटमेंट, ठीक है ना, RICE। अब ये राइस ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको मैं इसका फुल फॉर्म लिखा सकूं, ठीक है ना। क्या है राइस ट्रीटमेंट ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब ये राइस का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है दोस्तों रेस्ट, ठीक है ना। आपने सुना होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एंड या फिर आप टीवी वगैरह ज़्यादा देखते होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि राइस, डॉक्टर बोलता है कि आप राइस करो। अब राइस करो मतलब क्या होता है, मतलब चावल नहीं होता है, RICE एक्चुअली में बोला जाता है चावल होता है, लेकिन इसका एक फुल फॉर्म होता है। तो राइस की अगर फुल फॉर्म की बात करें, आर फॉर मतलब होता है, आर का मतलब होता है रेस्ट, आई का मतलब होता है आप लोग का जो रेस्ट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आइस ट्रीटमेंट लगाना चाहिए। तो आई फॉर आइस। फिर सी का मतलब होता है कॉम्प्रेशन करना आपको, इसका मतलब मैं आपको हर एक चीज का बताऊंगा। और ई का मतलब होता है आपको क्या करना है दोस्तों, एलिवेट करना है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले कोई भी चोट लगी आपको या फिर आप ट्रीटमेंट करा के आ रहे हो तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बॉडी रिकवर होने के लिए टाइम लगती है, तो वो रिकवर जितना टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए हम लोग को रेस्ट करना पड़ता है। तो रेस्ट सबसे पहला टेक्निक है। आई, जहां पे भी आपको चोट लगी है उसमें आइस ट्रीटमेंट धीरे धीरे करते रहो, क्योंकि बर्फ जो होता है वो सिकाई का काम करता है, यानी सेकने का काम करता है, जो जख्म होगा उसको हील करने का काम करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड आइस हो गया। थर्ड कॉम्प्रेशन, यानी कि जहां पे भी अगर आपको चोट लगी है तो आइस ट्रीटमेंट के बाद आपको क्या करना है, वो एरिया में, लेट सपोज यहां पे मुझे चोट लगी तो वो एरिया में एक जेंटल थोड़ा सा प्रेशर के साथ, हल्का प्रेशर, ज्यादा प्रेशर में हल्का एक मसाज देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो भी आपका मसल्स रहेगा, फॉर एग्जांपल यहां मुझे चोट लगी है और यहां पे आप मसाज दोगे तो जो मसल्स रहेगा धीरे धीरे उसको एक मसाज मिलेगा, जिसकी वजह से कॉम्प्रेशन क्रिएट होगा एंड वो जल्दी जल्दी हील होएगा, जल्दी जल्दी ठीक होएगा। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रेशन। एंड चौथा है एलिवेट, यानी कि जो भी पर्सन रहेगा उसको एक ऐसे कंफर्ट पोजीशन में रखो, एलिवेटेड पोजीशन में, यानी कि सुला के ज्यादा मत रखो, एलिवेटेड पोजीशन में रखो ताकि ब्लड फ्लो जो है वो थोड़ा प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये था हमारा राइस ट्रीटमेंट। एंड एक लास्ट चीज पढ़ना है हम लोग को इस पर्टिकुलर चैप्टर का, चौथा लेक्चर का आज का आखिरी टॉपिक है, जो कि है बहुत सारे टाइप के मेथड्स होते हैं अगर किसी को चोट लग गई है, ठीक है ना। क्या हो गया है, अगर किसी को बहुत सारा चोट लग गई है एंड वो चलने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, अगर वो चल नहीं पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कैसे अच्छे से जगह पे लेके जा सकते हो, हॉस्पिटलाइज कर सकते हो, ये सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का, मतलब एग्जाम में तो ये इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर हेल्प कर पाते हो दूसरे लोग का तो सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, और इसके बदले में आपको कितने ब्लेसिंग्स मिलेंगे, करेक्ट है। तो सबसे पहला मेथड है क्रैडल मेथड। तो क्रैडल मेथड की बात करें तो क्रैडल मेथड में आपको क्या करना है कि जो भी इंसान रहेगा जिसको चोट लगी हुई है, वो चलने की तो आप उसको गोदी में उठा सकते हो। बचपन में हम बच्चे को कैसे गोदी में उठाते थे, वैसे उसको गोदी में उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। अगर वो इंसान हल्का है, छोटा है, तो हम लोग क्रैडल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रैडल मेथड आपको समझ में आ गया। उसके बाद होता है ह्यूमन क्रच मेथड। तो ह्यूमन क्रच मेथड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक तरीके से आपको जो भी इंसान रहेगा तो उसको कंधे में हाथ डाल के, जैसे आपने देखा ना कोई किसी को पैर में चोट लग जाती है वो लंगड़ा के चलता है, तो हम लोग कंधे में हाथ डालते हैं और उसको हेल्प सपोर्ट देते हैं ताकि वो चल सके। तो आप ये चीज कर सकते हो, जिससे हेल्प से वो अपनी जगह पे जहां पे भी उसको जाना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा या फिर जिधर पे भी उसको रेस्ट के लिए जाना होगा, कैंपिंग वगैरह होगा, वहां पे वो जा सकता है। थर्ड यहाँ पे ह्यूमन क्रच मेथड की अगर बात करें तो ये तो आपको समझ गया। उसके बाद है हमारा कैरिंग ऑन द फोर हैंड चेयर।
फोर हैंड चेयर का मतलब क्या होता है कि इसमें 4 हाथ लगेंगे, यानी 2 इंसान की जरूरत है। तो आपको इस तरह से अपना हाथ रखना है और सामने वाला भी आपको इस तरह करके अपना हाथ को पकड़ लेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने हाथ किया है उसी प्रकार जो है सामने वाला भी अपना हाथ करेगा और पकड़ लेगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक फर्म ग्रिप बन जाएगा, यानी कि एक स्ट्रांग हाथ का ग्रिप बन जाएगा, जिसके ऊपर हम इंसान को बिठा के एंड वो हमारे कंधे को सपोर्ट देके एंड उसको हम लोग उठा के बिठा के लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी उसको छोड़ना हो। यानी कि जहां पे भी रिलीफ कैंप होता है ना, कभी कभी ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं, आसपास वो डॉक्टर्स लोग आते हैं, कैंपिंग लगाए होते हैं ताकि उसको उधर इलाज कर, लेकिन वो इंसान यहां से वहां भी चल नहीं सकता, तो हम लोग ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको वहां तक पहुंचा सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग ऑन द फोर हैंड मेथड, ठीक है ना। 4 हाथ की जरूरत है, मतलब 2 इंसान की जरूरत है, यहां पे बिठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहां पे फायर ब्रिगेड मेथड। तो फायर ब्रिगेड मेथड यही होता है कि जो भी इंसान है अगर वो बिल्कुल होश में नहीं है या फिर इतना लाइक चोट लग गया है कि वो बिल्कुल चल के नहीं जा सकता, तो आप सीधा उसको कंधे पे, जैसे हम लोग एक गोनी को उठाते हैं ना ऐसा, तो वैसे ही आप किसी भी इंसान को अपने कंधे पे ऐसा उठा के और उसको लेके जा सकते हो। अगर आप स्ट्रांग इंसान हो और सामने वाला थोड़ा सा अंडर वेट है, यानी कि बहुत ज्यादा वेट नहीं है, तो आप उसको उठा के लेके जा सकते हो, जिसको फायर ब्रिगेड मेथड बोलते हैं। फायर ब्रिगेड वाले यही करते हैं कि कहीं पे भी आग लग जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे डेंजरस सिचुएशन होता है, तो वो लोग अपने कंधे पे बिठा के उसको लेके जाते हैं। तो ये चीज भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, एक टेक्निक है कैरिंग पिगी बैग मेथड। तो पिगी बैग मेथड में क्या होता है, 2 इंसान, जो भी सामने वाला इंसान रहेगा उसको इस तरह से गोदी में, लाइक एक उसका पैर पकड़ा रहेगा, एक उसका लाइक पीछे से पकड़ के पीठ की तरफ से पकड़ के होल्ड किया रहेगा, तो 2 इंसान मिलके वो इंसान को अपने गोद में बिठा के लेके जाते हैं। दैट इज द कैरी पिगी बैग मेथड। या फिर आप कंधे पे, जैसे पिट्ठू बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि बचपन में हम लोग अपने मॉम डैड के पिट्ठू पे लगते थे, तो पीछे से पकड़ के एंड अपने कंधे पे यानी कि पीठ पे बिठा के हम उसको लेके जा सकते हैं, अगर वो अंडर वेटेड इंसान रहेगा तो। उसके बाद होता है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। तो पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड में भी अगेन सेम 2 इंसान की जरूरत है और अपने हाथों पे बिठा के इस तरह से उसको पुल करके या फिर लिफ्ट करके उसको लेके जा सकते हैं। दैट इज द पुलिंग और मेथड। एंड कैरिंग ऑन 2 हैंड चेयर। तो 2 हैंड चेयर का भी आप लेके जा सकते हो। 2 हैंड का 2 हाथों का चेयर जैसा स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर बिठा के उसको लेके जा सकते हैं। इसमें 2 इंसान की जरूरत पड़ेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर की अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स वाले जब आते हैं, एम्बुलेंस जब आती है, तो उनके पास स्ट्रेचर होता है, ठीक है ना, जिसमें लकड़ी रहता है और बीच में एक कपड़ा या फिर कुछ ऐसा चीज होता है जो कि स्ट्रांग होता है और वो इंसान का वेट झेल सकता है। तो अगर स्ट्रेचर नहीं है तो आप खुद से बना सकते हो। 2 बाम्बू लेके एंड उसके बीच में आप कुछ रस्सी या फिर कुछ कपड़ा होगा स्ट्रांग वाला, उसमें बांध के और वो इंसान को उसमें डाल के और स्ट्रेचर बना के लेके जा सकते हो। और जहां पे भी उसको पहुंचाना है, रिलीफ कैंप पे पहुंचाना है या फिर हॉस्पिटल में पहुंचाना है या फिर एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, तो वहां पे आप पहुंचा सकते हो। क्लियर है दोस्तों। तो यही था हमारा एक तरीके से मेथड, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मतलब ये जरूरी नहीं कि यही सब मेथड आपको फॉलो करना है, आपके मन में जो भी आए, लेकिन दीज आर द सेफ टेक्निक। और ये माना हुआ टेक्निक है, आपको सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ टेक्निक है, यानी कि आपको ये सब चीज सीखना होगा। और नहीं सीखा तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, दूसरे के साथ भी होती है, तो आप उसको मदद कर सकते हो। और मदद करने में जो मजा है दोस्तों वो किसी में नहीं है, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता ही है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अदर इमरजेंसी मेजर्स। कुछ ऐसे मेजर्स होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप पानी में कहीं डूब रहे हो, ठीक है ना, एक आग वाला तो मैंने बता दिया, आग में आपको क्या करना है कि लाइक जैसे ही आया तो आपको पानी डाल के ठंडा करना है सबसे पहले और उसको लेके जाना है। सेकंड मैंने बोला कि स्ट्रेचर नहीं है तो आप कपड़े का स्ट्रेचर बना सकते हो, बाम्बू वगैरह का हेल्प के। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पे हो जहां पे आप पानी के वजह से डूब रहे हो, यानी कि फ्लड वगैरह आ गया, सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ खाली प्लास्टिक का बॉटल हो गया या फिर कुछ बाम्बू हो गया, हल्के चीजें होते हैं ना, उसका आप एक तरीके से नाव जैसा चीज बना के या फिर कुछ भी ऐसा प्लैंक जैसा बना के उसके ऊपर एक सपोर्ट ले सकते हो, जिससे आप डूबोगे नहीं। तो वो चीज आप कर सकते हो इमरजेंसी मेजर में, ठीक है। एंड या फिर एयर बबल वाले टायर्स आते हैं ना, टायर्स होते हैं जिसमें एयर ट्यूब्स होते हैं, वो सब चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स जहां पे भी लगे होते हैं उसका इस्तेमाल आप फायर में कर सकते हो इमरजेंसी टेक्निक में। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों जो आप लोग को ध्यान रखना है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो ये चैप्टर है दोस्तों, इसी में यही सब चीज़ हम लोग को पढ़ना था। मतलब चैप्टर का नाम तो हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड किया था, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये जो टॉपिक आज मैं लेकर आया लेक्चर नंबर 4 के माध्यम से डिजास्टर मैनेजमेंट का, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं, फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है ना, हर चीज मैंने बता दिया। राइस ट्रीटमेंट क्या होता है और किस तरह से आप मेथड करके लोगों को उठा के लेके जा सकते हो और इमरजेंसी मेजर्स में आपको क्या करना है। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर का, मतलब फाइनली हमारा जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड के लिए ये होता है फाइनली कंप्लीट। जल्द मिलेंगे हमारे एक और न्यू चैप्टर के साथ, बेहतरीन चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा है हमारा ये आज का लेक्चर वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा है, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है फ्रेंड्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करें, बता दो कि सर लेकर आ गए हैं वापस से यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर
फटाफट से आके अटेंड कर लो। बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों आप लोग के लिए, तो फटाफट से सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।